नमस्कार, स्वागत है आपका बीटीवी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं सना और आइए खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। विधानसभा चुनाव की मतगणना के कर्मचारियों और अधिकारियों को दिया गया प्रशिक्षण। मानस भवन में आयोजित हुआ प्रशिक्षण कार्यक्रम। 3 दिसंबर को कृषि विश्वविद्यालय में होगी मतगणना। 151 टेबलों पर 139 चक्रों में संपन्न होगी मतगणना की प्रक्रिया। जिला निर्वाचन अधिकारी ने दी जानकारी। 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना की तैयारियों को लेकर जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि कृषि विश्वविद्यालय में 8 विधानसभाओं के 2132 मतदान केंद्रों की ईवीएम मतों और पोस्टल बैलेट की गणना के लिए कुल 151 टेबल लगाई गई हैं और कुल 139 चक्रों में मतगणना का कार्य पूरा होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने मीडिया से चर्चा करते हुए मतगणना की तैयारी को लेकर जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 213 मतदान केंद्रों की ईवीएम में डाले गए मतों की गणना की प्रक्रिया 3 दिसंबर को होगी और ईवीएम मशीनों की काउंटिंग के लिए 126 टेबलों की व्यवस्था की गई है। वहीं पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 25 टेबलों पर की जाएगी। इस प्रकार मतगणना के लिए कुल 151 टेबलों की व्यवस्था की गई है। वहीं पाटन विधानसभा की मतों की गणना 17 चक्रों में पूरी होगी। बरगी की 18 चक्रों में, पूर्व की 17 राउंड में, उत्तर मध्य की 18 राउंड में, कैंट की 16 चक्रों में, पश्चिम की 17, पनागर की 18 और सिहोरा की मतगणना 18 राउंड में पूरी होगी एवं एक चक्र की गणना के लिए लगभग आधा घंटे का वक्त लगेगा। सभी प्रकार की तैयारियों को ध्यानपूर्वक किया गया है। 3 तारीख को मतगणना होनी है। 8 बजे उसका समय नियत है। 8 बजे से पोस्टल बैलेट की काउंटिंग स्टार्ट होगी। 8:30 से ईवीएम की काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी। पैरेलली ईटीपीबी जो प्राप्त हुए हैं उसकी स्कैनिंग का कार्य भी चल रहा होगा। तो इस हिसाब से हर चीज़ समय से हो। एंट्री टाइम जो तय हुआ है, जो मतगणना कर्मी होंगे वो 6 बजे उनका रिपोर्टिंग टाइम है। 7 बजे से काउंटिंग एजेंट्स आदि का जो रिपोर्टिंग टाइम है वो है और ठीक 8 बजे से पहले तक जो भी पोस्टल बैलेट डाक से भी प्राप्त होंगे, बेसिकली सर्विस वोटर जो है वो डाक से प्राप्त हो रहे हैं, तो वो सारे मत जो हैं काउंट किए जाएंगे। उसके बाद प्राप्त हुए कोई भी पोस्टल बैलेट को काउंट नहीं किया जाएगा। एक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग कॉलेज है, उसका भवन है, उसमें 4 विधानसभाएं हैं, पाटन, बरगी, जबलपुर उत्तर और जबलपुर कैंट, जिसकी गणना हो रही है। दूसरा कृषि विश्वविद्यालय का एडमिनिस्ट्रेटिव भवन है जो अनयूज्ड था, अभी उसका उपयोग इस कार्य के लिए किया गया था। इसमें 4 अन्य विधानसभाओं की, जबलपुर पूर्व, जबलपुर पश्चिम, पनागर और सिहोरा, इनकी गणना यानी दोनों भवनों में 4 विधानसभाओं की गणना की जाएगी। ईटीपीबीएस की स्कैनिंग कृषि विश्वविद्यालय के एडमिन जो भवन है उसमें किया जाएगा। डाक मतपत्रों की गणना जो है ये मतलब जो कक्ष बनाया गया है उसी में अलग अलग कक्षों में रहेगी, यानी जिसमें ईवीएम की गणना हो रही होगी उसी में अलग अलग टेबल्स पे डाक मतपत्र की भी गणना हो रही होगी। टेबल जो अलग अलग विधानसभाओं में लगी हैं उसके जो नंबर कॉम्बिनेशन है, या तो 14 टेबल है या 16 है या 18 है, उसको इस प्रकार से किया गया है कि अधिकतम 18 राउंड में गणना समाप्त हो जाए और लगभग बराबर राउंड रखने का प्रयास किया गया था। वहीं मतगणना कक्ष में मोबाइल ले जाने पर प्रतिबंध लगाया गया है। मतगणना एजेंटों की एक बैठक कलेक्ट्रेट कार्यालय में आयोजित हुई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी ने अभिकर्ताओं को निर्वाचन आयोग के निर्देशों से अवगत कराया। कलेक्ट्रेट कार्यालय में मतगणना एजेंट एवं अभिकर्ताओं की एक बैठक आयोजित हुई, जिसमें जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार सुमन ने बताया कि निर्वाचन आयोग के द्वारा जारी किए गए निर्देशों के तहत केंद्र एवं राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, महापौर, सांसद, नगरीय निकाय अध्यक्ष सहित कुछ अन्य श्रेणी में आने वाले लोग एजेंट नहीं बन सकते और अभिकर्ता को प्रारूप 18 भरकर जमा करना होगा एवं आरओ के द्वारा जारी ID ले जाना अनिवार्य होगी। कौन कौन लोग मतगणना एजेंट नहीं बन सकते हैं, जस्ट ब्रीफ में मैं आपको बता दे रहा हूं। जो पुस्तिका दी गई है उसमें डिटेल में दिया गया है। केंद्र या राज्य सरकार के मंत्रीगण, विधायकगण, सांसदगण, महापौर, नगरीय निकाय के अध्यक्ष, जिला परिषद या जिला पंचायत के अध्यक्ष आदि
केंद्र राज्य उपक्रम के अध्यक्ष सदस्य, सरकारी मानदेय प्राप्त कर रहे व्यक्ति, पीडीएस शॉप के डीलर, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता लगभग इस श्रेणी के लोग हैं जिनको काउंटिंग एजेंट के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है। जो अभिकर्ता नियुक्त होंगे उनको अनिवार्य रूप से प्रारूप 18 वो लाना होगा और एक आईडी जो आरओ के द्वारा इशू की जाएगी। दोनों ही कागज मैंडेटरी है, इनमें से कोई एक ना होने पर फिर एंट्री संभव नहीं हो पाएगी। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए कर्मचारियों अधिकारियों को दूसरे चरण का प्रशिक्षण मानस भवन में दिया गया। इस दौरान गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स को मतगणना के नियमों से अवगत कराया गया। विधानसभा चुनाव की मतगणना के लिए नियुक्त किए गए गणना पर्यवेक्षकों, गणना सहायकों एवं माइक्रो ऑब्जर्वर्स को दूसरे चरण का प्रशिक्षण मानस भवन में दिया गया। कुल 660 लोगों को ट्रेनिंग दी गई। साथ ही डाक मतों की गणना की विधि भी बताई गई। सतीश कुमार सोलंकी अगला शरद कांची उपयंत्री कारकाल, रविंद्र कुमार पटेल कारकाल, रविंद्र कुमार जी। गणना की ट्रेनिंग चल रही है मतगणना की, तो ये दूसरी ट्रेनिंग है। पहली ट्रेनिंग 24 तारीख को हो गई है और आज दूसरी ट्रेनिंग है और इसमें 2 बैच में ट्रेनिंग दी जा रही है। पहला 10 से 1, दूसरा 2 से 5, जिसमें गणना सहायक, गणना सुपरवाइजर और माइक्रो ऑब्जर्वर को ट्रेनिंग दी जा रही है। लगभग कितने ट्रेनिंग करता है? ये 660 लोगों की ट्रेनिंग है, दोनों बैच को मिला के। पहले 24 तारीख को भी वही लोग को दी गई है और आज भी सेकंड ट्रेनिंग में भी 660 लोगों को ट्रेनिंग दी जा रही है दोनों बैच में। ट्रेनिंग में क्या सिखाया बताया जा रहा है इसमें? मतगणना के लिए डाक मत पत्र के बारे में बताया जा रहा है और कंट्रोल यूनिट पे की गणना के बारे में बताया जा रहा है। वीवीपैट की पर्ची की काउंटिंग कैसे की जाएगी, 5% जो है उसके बारे में बताया जा रहा है। इसको फाइनल समझे कि भी एक आध बार और ट्रेनिंग? ये फाइनली है ट्रेनिंग और ज़रूर 2 तारीख को मॉक ड्रिल होगी वहाँ पर JNK में। अभी तो 2 ट्रेनिंग है हो चुकी है। अधिकारियों ने बताया कि 2 दिसंबर को मतगणना स्थल कृषि विश्वविद्यालय में मतगणना की मॉक ड्रिल की जाएगी। मतगणना कार्य में कोई गड़बड़ी ना हो, इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है। मतगणना स्थल पर पुलिस एवं जिला प्रशासन द्वारा सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। वहीं चुनाव परिणाम की घोषणा के बाद प्रत्याशियों द्वारा निकाले जाने वाले विजय जुलूस को लेकर भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं। कृषि विश्वविद्यालय में 3 दिसंबर को होने वाली मतगणना के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। मतगणना स्थल पर अधिकृत व्यक्तियों को ही प्रवेश मिले, इसके लिए प्रवेश द्वार पर तैनात पुलिसकर्मी मुस्तैद रहेंगे। वहीं मतगणना कक्षों के बाहर भी पुलिस बल तैनात रहेगा। ऑलरेडी जो स्ट्रॉन्ग रूम की व्यवस्था है उसमें CAPF की कंपनी लगी हुई है, उसकी पेरिफेरी में SF लगी हुई है और बाहर की जो पेट्रोलिंग है वो अभी DF के पास है। जब उस दिन की व्यवस्था होगी तो आने जाने वालों की फ्रिस्किंग और सभी उसमें एक्स्ट्रा बल लगाया जाएगा। उसके अलावा पूरे जिले में जहां पर जुलूस निकलेंगे, जहां सेंसिटिव पॉइंट्स हैं, वहां पर भी डिप्लॉयमेंट किया जाएगा। इस पूरी व्यवस्था के लिए काउंटिंग डे के लिए एक्स्ट्रा बल की भी डिमांड की गई है, जो प्राप्त होने पे पूरे जिले में डिप्लॉय किया जाएगा। और काउंटिंग स्थल पर विशेषतः उस दिन जो उसका सुबह से लेकर जब तक काउंटिंग चलेगी तब तक बल लगाया जाएगा। वहीं चुनाव परिणामों की घोषणा के बाद निकाले जाने वाले विजय जुलूस के दौरान शांति व्यवस्था कायम रहे, इसके लिए भी पुलिस को निर्देश दिए गए हैं। आने वाले उस मतगणना परिणाम के बाद जो जुलूस होंगे उसके लिए भी सभी थाना क्षेत्रों में पुलिस बल लगाए गए हैं और कोई भी प्रत्याशियों के बीच या एजेंटों के बीच कोई तनातनी ना हो, कोई आपसी द्वेष, रंज या एक दूसरे के षड्यंत्र में कोई ऐसी चीज़ ना कर दें जिससे समाज में अशांति स्थापित हो। उसके लिए पुलिस पूरी तरह तैयार है और कानून व्यवस्था बनाने में लगी है। जिले में समर्थन मूल्य पर धान खरीदी का कार्य 1 दिसंबर से शुरू किया जाएगा। इसके लिए 54,000 किसानों के द्वारा पंजीयन कराया गया है। समर्थन मूल्य पर धान खरीदी की प्रक्रिया 1 दिसंबर से शुरू होगी। इसके लिए जिला पूर्ति नियंत्रक द्वारा कलेक्टर के निर्देश पर खरीदी केंद्रों में व्यवस्थाएं पूरी कर ली गई हैं। उन्होंने बताया कि अभी 54,000 किसानों का पंजीयन किया जा चुका है और उनके सत्यापन का काम भी किया गया है। जिले में पंजीकृत किसानों से धान खरीदी 1 दिसंबर से शुरू होगी। ये 19 जनवरी तक इसकी तिथि है और खरीदी केंद्रों पर व्यवस्था की जा रही है। स्लॉट ओपन है। किसान जो पंजीकृत किसान है वो अपने
ई उपार्जन पोर्टल पे जाके निकटतम उपार्जन केंद्र में धान विक्रय हेतु स्लॉट बुक कर सकते हैं। मौसम भी बदलाव है तो उसके लिए भी कुछ मौसम बदलाव है, लेकिन चूँकि ज़िले में पूरे लगभग सभी जो खरीदी केंद्र गोदाम स्तरीय बनाए जाते हैं और आवश्यक व्यवस्था भी रहती है, तो ज़्यादा समस्या नहीं आई। कितने रजिस्ट्रेशन लगभग ज़िले में 54,000 किसानों ने पंजीयन कराया है और जो पंजीकृत किसान और जो इच्छुक हैं सत्यापन उपरांत वो किसान अपना स्लॉट बुक करके निकटतम केंद्र पे धान विक्रय हेतु ले जा सकते हैं। धान खरीदी की प्रक्रिया 19 जनवरी तक चलेगी। रानीताल चौक पर सड़क निर्माण कार्य बदहाल है। 3 महीने की समय सीमा वाला कार्य 1 साल बाद भी अधूरा है। 5 सड़कों को जोड़ने और नालों के मिलान में लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को पसीना आ रहा है और क्षेत्रवासी परेशान हैं। फ्लाईओवर के नीचे सड़क और नाले बनाने का कार्य बेहद धीमी गति का शिकार है। सबसे ज्यादा खराब स्थिति रानीताल चौराहे की है, जहां 3 महीने की समय सीमा वाला कार्य 1 साल बाद भी अधूरा है। यहां 5 सड़कों को जोड़ने का कार्य किया जाना है और 3 नालों का मिलान किया जाना है। इस कार्य को करने में लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर्स को पसीना आ रहा है। कई कार्य अधूरे छोड़ दिए गए हैं, जिसका खामियाजा जनता को भोगना पड़ रहा है। सारे चौगड्ढे का हाल बेहाल है। रोड है, यहाँ पर शाम को ट्रैफिक लग जाता है। और उसके अलावा आप देख रहे हैं ये नाले वगैरह का काम है, पिछले 2 महीने से पेंडिंग है। एक सड़ा सा नाला यहाँ पर गवर्नमेंट बना नहीं पा रही है और रोड की वजह से हर जगह का यहाँ का व्यापार भी बहुत अफेक्टेड है। तो ये सारी समस्याएं, और डेडलाइन के तहत वह कहा गया था कि धनतेरस के पहले ये सारी रोड कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि साल भर में एक टाइम ये सबसे बड़ा मार्केट रहता है। वो पूरा हमारा व्यापार यहाँ पर ख़त्म हो गया है। और ना इन्होंने नाले का काम किया, अभी आधी रोड छोड़ दी है यहाँ पर और आधा अधूरा ही सब काम है। कोई सुनने वाला नहीं, समझने वाला नहीं है। तो व्यापारी इस चक्कर में बहुत ज़्यादा परेशान है। तो गवर्नमेंट से मेरा एक ही अनुरोध है कि जल्द से जल्द इस समस्या को सॉल्व करें और फटाफट एटलीस्ट ये चौगड्ढे का काम तो क्योंकि सबसे ज़्यादा ट्रैफिक है चौगड्ढे में ही लगता है और चौगड्ढे का काम ही सबसे आप लेट लतीफ़ कर रहे हैं, तो इससे जनता बहुत प्रॉब्लम रहती है। रानीताल चौराहे पे जो 5 रोडों को जोड़ा जा रहा है, जिस पे कमिटमेंट किया गया था कि 3 महीने में रोड कंप्लीट हो जाएगी यहाँ की, पर जो सुबह ऑफिस से जाते हैं, शाम दोपहर में जो बच्चे छूटते हैं स्कूल कॉलेज के, तो और शाम को जो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है यहाँ पे, और ये काम अस्त व्यस्त हो गया है। शाम को बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है और 2 रोड बस चालू हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ट्रैफिक लगता है। और ये जो रोड है ये काम अभी डिले चल रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं कर पा रहे हैं ये लोग। क्षेत्रीय लोगों का कहना है कि दिन भर जाम लगा रहता है, दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान नहीं दे रहे हैं। निर्माण कार्य के दौरान मोटरेबल सड़क उपलब्ध कराने का दावा भी खोखला साबित हो रहा है। ग्राम नुनसर के समीप स्थित हनुमान मंदिर को क्षति पहुंचाने और मूर्ति चोरी करने का मामला सामने आया है। इस मामले में ग्रामीणों ने हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं के साथ माड़ोताल थाने पहुंचे और एक शिकायत दी है। ग्राम नुनसर के पास चौहटा में स्थित हनुमान जी की मड़िया में मूर्ति चोरी की घटना एवं मंदिर को क्षति पहुंचाने का मामला सामने आया है, जिसके बाद ग्रामीणों में रोष व्याप्त है। माड़ोताल थाने पहुंचे ग्रामीणों एवं हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने बताया कि 24 नवंबर को ये घटना हुई थी और इस मामले में कार्यवाही किए जाने को लेकर माड़ोताल थाने में शिकायत दर्ज की गई थी। 24 तारीख को किसी विधर्मी द्वारा उनका बंधन वहाँ पे छुटा के नेत्र उनके वहीं पे करके चोला अलग करके और मूर्ति चोरी कर ली गई है। तो वो उसी के विषय में आज हम लोग यहाँ पे आवेदन देने आए हैं कि जो विधर्मी ने जिस किसी ने भी ऐसी घटना को धर्मभ्रष्ट करने वाले को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए और आगे अगर इसमें कड़ी से वो नहीं हुई कार्यवाही तो हम लोग एसपी ऑफिस तक जाएंगे। जबलपुर से पाटन के बीच में सोनतलाई ग्राम के पास में राम भक्त हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित थी, जिसे विधर्मियों द्वारा हिंदू धार्मिक भावनाओं को क्षति पहुंचाने की आशा की उसकी मूर्ति को तोड़ा गया और मूर्ति को फिर ले जाया गया, जिसकी तलाश फिर ग्रामीण जनों द्वारा की गई, परंतु मूर्ति का पता नहीं चला। इसके संदर्भ में आज हम लोगों ने ज्ञापन दिया है और FIR के लिए आवेदन दिया है। यदि आगामी दिन तक यदि आवेदन FIR नहीं होती है हम लोग SP ऑफिस में ज्ञापन सौंपेंगे और फिर अपने स्तर पर कार्रवाई करेंगे और आगे आंदोलन।
ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि कुछ शरारती तत्वों ने शहर की फिजा बिगाड़ने के लिए इस कृत्य को अंजाम दिया है। कटंगी रोड स्थित ग्राम मुरई में एक खेत से सर्प विशेषज्ञों ने 10 फुट के अजगर का रेस्क्यू किया है। बताया जा रहा है कि लगभग 4 दिनों से अजगर खेत में डेरा जमाया हुआ था। सर्प विशेषज्ञ मुकेश तिवारी और मनीष कुलश्रेष्ठ के द्वारा पकड़ा गया ये विशाल अजगर ग्राम मुरई के रहने वाले अनमोल राजपूत के खेत में पिछले 4 दिनों से धमाचौकड़ी मचा रहा था, जिसके कारण लोग दहशत में थे। लिहाजा उन्होंने सर्प विशेषज्ञों को सूचना दी, जिसके बाद उन्हें अजगर को पकड़ने काफी मशक्कत करनी पड़ी। वहीं अजगर को पकड़कर वन क्षेत्र में छोड़ा गया। ये हमारे मुरई गाँव का है। यहाँ 6 दिन से अजगर पड़ा हुआ है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए BTV न्यूज।